हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण। यहाँ पर जंतुओं में पोषण, या तो इसका नाम जंतुओं में पोषण बोलेंगे या फिर बोलेंगे भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण। ठीक है, किस प्रकार से वर्गीकरण करना है वो हम पढ़ेंगे आगे। पर्टिकुलर आज जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या रहेगा, मोनोसेकेराइड क्या है, डायसेकेराइड क्या है, पॉलीसेकेराइड क्या है, पूरा का पूरा एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन आते हैं या एनसीईआरटी में जो सिलेबस होता है वही हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, तो हम वही पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा। चलो तो बिना देरी के शुरू करें। हम पढ़ाते नहीं याद कराते हैं, आपने वीडियो देखे होंगे पहले भी। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे और याद भी करेंगे साथ साथ। ठीक है, सबसे पहले अगर बोला जाए कि जंतु में पोषण की बात करें तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। तो पहले मैं आपको ओवरव्यू चीज़ों का बता दूं, फिर आपको पूरा का पूरा पीडीएफ के माध्यम से पूरा क्लियर करवा दूंगा। यहाँ अगर पूछा जाए कि अगर बात किया जाए उपापचय को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर उपापचय होता है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, उपापचय मेटाबॉलिज्म की बात करें तो यहाँ आपको पहले पॉइंट पॉइंट क्लियर करवा दूं, फिर आपको पूरा डेफिनेशन के साथ में बताऊंगा। आप समझेंगे भी कि उपापचय क्या होता है। उपापचय में बोलेंगे ये होता है उपचय प्लस अपचय। उपचय और अपचय को मिला देंगे तो उपापचय बन जाएगा। उपचय क्या होता है, उपचय की बात करें एनाबॉलिज्म, और अपचय की बात करें तो यहां पे हो जाएगा कैटाबॉलिज्म। तो जंतु में होने वाली सारी की सारी जो प्रोसेस होती है उनको हम बोलेंगे उपापचय। सारी जो क्रियाएं रहेगी वो उपापचय कहलाएगी। इसमें या तो उपचय होगा या फिर होगा अपचय होगा। उपचय की बात करें तो इसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म, और अपचय की बात करें तो ये होता है कैटाबॉलिज्म होता है। पेड़ पौधे जंतु दोनों में अगर जो प्रोसेस होती है उसे हम उपापचय बोलते हैं। अब यहां पर ध्यान देना, उपचय उपचय होता है जैसे बोला जाए सरल अणु से जटिल अणु का निर्माण, उपचय कहलाता है। अपचय क्या होता है, जटिल अणु से सरल अणु का बनना अपचय कहलाता है। ठीक है, एक बार फिर से, हमारे जीव जंतु पेड़ पौधों में दो प्रकार की प्रोसेस होती है, दोनों को मिला के एक नाम दे दिया उपापचय मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इसके बाद में इसी को दो भागों में बांट दिया, एक होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब सरल अणु मिलके जटिल अणु बनेंगे, और कैटाबॉलिज्म मतलब जटिल अणु मिलके सरल अणु बनेंगे। अब थोड़ा सा और देख लें, अगर बोला जाए कि मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में जो भोजन का प्रोसेस होता है, भोजन किस प्रकार से पचेगा वो देख ले। तो अगर पूछा जाए कि हम क्या करेंगे, हम C6H12O6 इट मीन्स ग्लूकोज ग्लूकोज लेते हैं भोजन के रूप में। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये क्रिया करेगा हमारे द्वारा ली गई ऑक्सीजन के साथ में। तो क्या बनेगा, तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेंगे, पानी बाहर निकलेगा, और 673 किलो कैलोरी एनर्जी बाहर निकलेगी, या फिर 38 एटीपी ऊर्जा बाहर निकलेगी। ठीक है, तो हमारे शरीर में यह प्रोसेस होती है। यहां पर ग्लूकोज की बात करें तो एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल रहेगा, जटिल अणु रहेगा। ठीक है, क्या है, जटिल अणु है। जटिल क्यों है, क्योंकि इसमें कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 अणु मिले हुए हैं। ठीक है, यहां अगर बात किया जाए, ये जो पूरा जटिल अणु था ये क्या बन गया, ये अलग अलग सरल अणुओं में टूट गया। तो हमारे शरीर में होता क्या है, हमारे शरीर में जटिल अणु सरल अणु में टूटेगा, जटिल अणु सरल अणु में टूटेगा, और जटिल अणु सरल अणु टूटेगा तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा अपचय। ये होता है कैटाबॉलिज्म। तो आपको इतना याद करना है कि हमारे शरीर में होता क्या है, तो हमारे शरीर में होता है कैटाबॉलिज्म, या फिर बोलेंगे उसको अपचय बोलेंगे। ठीक है,
इसी का उल्टा अगर बोला जाए पेड़ पौधों में क्या हो जाएगा, पेड़ पौधों में क्या होता है, तो हम बोलेंगे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेंगे, साथ में जड़ों से पानी लेंगे, यहां पर क्लोरोफिल की सहायता से, और यहां पर आपने लिखा होगा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। ये बचपन में चौथी पांचवी क्लास में ये पूरा का पूरा हम लोगों ने पूरा रटा हुआ था, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहां पर ग्लूकोज अणु बनेगा C6H12O6, साथ में क्या होगा, ऑक्सीजन बाहर निकलेगी, साथ में क्या होगा, पानी वाष्प के रूप में पत्तियों से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस रहेगी वो क्या होगा, तो यहां पर दिख रहा होगा ये एक प्रकार के सरल अणु है, और ये दिख रहा है जो ग्लूकोज रहेगा एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स रहेगा, जटिल अणु रहेगा। तो सरल अणु से क्या बना, जटिल अणु बना। ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा उपचय, जिसे हम लोगों ने नाम दिया एनाबॉलिज्म, जिसे क्या नाम दे दिया, एनाबॉलिज्म, ठीक है। हम लोगों ने दो चीजें पढ़ ली है कि मेटाबॉलिज्म की बात करें, उपापचयी क्रियाओं की बात करें तो उसमें होता है अपचय और उपचय। अपचय जो हमारे अंदर होता है, जो उपचय जो हो जाएगा आपका पेड़ पौधों में। अब आपको कैसे याद करना है वो देख लो। तो यहां पर दो नाम है, आपको मैं लिंक करवा दूं, एक है एनाबॉलिज्म और एक है कैटाबॉलिज्म। तो हमारे अंदर जो होता है, मनुष्य में जो होता है वो होता है कैटाबॉलिज्म। हमारे अंदर जो जटिल अणु है वो टूटेगा, सरल अणु में टूटेगा, कैटाबॉलिज्म। तो यहां पे पहला वर्ड आ रहा है कैट, तो हम इसको थोड़ा सा रिलेट करने के लिए बोल सकते हैं बिल्ली। संधि विच्छेद करो कैटाबॉलिज्म को, तो मैंने बोल दिया कैटाबॉलिज्म। केटा मतलब बिल्ली, बॉलिज्म मतलब बॉलिज्म। तो हम लोगों ने याद कर लिया कि हमारे अंदर क्या होता है, तो हमारे अंदर बिल्ली बॉलिज्म होता है, ठीक है। याद करना है तो याद कर सकते हैं, अगर आपको पहले से भी याद है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिनको याद नहीं था उनको याद हो गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद में यहां पर थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा सा डिटेल पढ़ना है हमको, ठीक है। हमको काम चलाए मतलब हमारा काम चल जाए वैसा नहीं करना है, हमको वैसा करना है जो एग्जामिनर पूछेगा। अब यहां पर एग्जामिनर क्या पूछेगा, यहां पर एग्जामिनर पूछेगा कि बताओ आपको बैलेंस करना आना चाहिए, ये जो प्रोसेस है उसको। तो ये प्रोसेस जो होती है अपचय होती है, हमारे अंदर होती है। ग्लूकोज का अणु रहेगा, ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, पानी बाहर निकलेगा और साथ में ऊर्जा बाहर निकलेगी, ये सबको पता होगा, ठीक है। ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेंगे, मूत्र के माध्यम से पानी बाहर निकलेगा, ये सबको पता है। लेकिन यहां पर कितने अणु हाइड्रोजन रहेगा, कितना ऑक्सीजन रहेगा, कितना कार्बन रहेगा, ये पता होना चाहिए आपको। तो यहां पर क्या करोगे आप सीधे तौर पर मैं लिख दूं तो आप यहां पर करना है, यहां 6 लगाना है, यहां पर 6 लगाना है, यहां पर 6 लगाना है। ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो बैलेंस हो गया, ठीक है। वो बैलेंस करने के लिए देगा। तो आपने कुछ नहीं किया, आपने क्या कर दिया, जहां पर कुछ नहीं दिख रहा है वहां पर क्या लगा दिया, 6 लगा दिया। तो ये हो गया आपका एक पॉइंट और कंप्लीट। अब इस प्रकार से अगर बात की जाए कि पेड़ पौधों में जो उपचय होता है उसको भी बैलेंस करो, तो बैलेंस करने के लिए मैंने बताया यहां पर 6 लगा दो, यहां पर 6 लगा दो, यहां पर 6 लगा दो, लेकिन ये जो H2O है यहां पर लगाना पड़ेगा आपको 12, ठीक है। आप लोगों ने पिछले में 6 लगाया, इसमें भी 6 लगाया, लेकिन मात्र यहां पर आप याद कर लो कि जो पानी है पेड़ पौधों को ज्यादा लगता है या डबल लगता है, 6 का 12 लग गया, बाकी तो पूरा का पूरा याद हो जाएगा, सब में 6 लगेगा। मात्र यहां पर पेड़ पौधों को पानी लगता है डबल या लगता है ज्यादा, ठीक है। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। अब जो थ्योरी है वो थ्योरी पढ़ लो, आप थ्योरी पढ़ना है हमको, है ना। तो यहां सबसे पहले जंतु में पोषण की बात करें तो यहां लिखा हुआ है शरीर के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए शरीर की प्रत्येक कोशिका में अनेक जैव अणु बनते हैं और टूटते रहते हैं। जैव अणुओं का बनना एवं टूटना उपापचय कहलाता है। तो हम लोगों ने याद कर लिया उपापचय क्या होता है, तो हमारे अंदर जो भी प्रोसेस होती है, अणु सरल अणु जटिल बनेंगे, जटिल अणु सरल बनेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, एक प्रकार का कैटाबॉलिज्म और कहलाएगा एनाबॉलिज्म, और पूरे को मिला देंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा मेटाबॉलिज्म, उपापचय,
ठीक है। और हमारे अंदर जो उदाहरण बताया मैंने आपको कि कैटाबॉलिज्म का उदाहरण क्या है, तो हमारे अंदर भोजन का पचना। और एनाबॉलिज्म का उदाहरण कहां पर है, तो वो रहेगा पेड़ पौधों में। उपापचय में दो उदाहरण रहेगा, अपचय रहेगा, उपचय रहेगा। अपचय की बात करें कैटाबॉलिज्म, जैव अणुओं का विघटन होता है, जैसे श्वसन प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट का विघटन होता है। तो ये जो प्रोसेस बताई मैंने आपको भोजन का पचना, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है श्वसन। यहां पर आपको ये याद करना पड़ेगा कि यहां ग्लूकोज का अणु ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करेगा, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। तो हम बोलेंगे ये है भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण। और ये प्रोसेस को नाम दे दिया हम लोगों ने, ये नाम दे दिया श्वसन। ये जो पूरी प्रोसेस रहेगी ये कहलाएगी श्वसन कहलाएगी। और यहां हम लोगों ने याद कर लिया भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन के साथ जुड़ना या ऑक्सीकरण क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा श्वसन कहलाएगा। ठीक है, तो 2-3 पॉइंट और याद कर लिए और देख लें। अब इसके बाद में और क्या पढ़ना हमको, चीजों को लिंक करते चलेंगे। ये हो गया हमारा उपचय अपचय, फिर इसके बाद में उपापचय बता दिया मैंने आपको, पूरी प्रोसेस बता दी। ये जो प्रोसेस है पिछली वाली प्रोसेस, ये क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे इसको तो हम जानते हैं, पहले से बचपन से जानते हैं, ये रहेगा प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, चलो आगे बढ़े। उपचय की बात करें तो जैव अणुओं का संश्लेषण होता है पेड़ पौधों में, प्रकाश संश्लेषण में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। अब यहां पर उपचय की बात करें तो यहां पर क्या बोला, सरल अणु से जटिल अणु का निर्माण जो होता है पेड़ पौधों में, वहां पर क्या रहेगा, सरल अणु जो रहेगा जटिल अणु का निर्माण करेंगे, वो ग्लूकोज बनाएंगे। वो कैसे होते हैं, वो होते हैं स्वपोषी। क्या हो जाएंगे, स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी, खुद का खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बात किया जाए कि हमारे शरीर में अपचय होता है, ठीक है, और कैटाबॉलिज्म होता है, तो यहां पर क्या होगा, जटिल अणु से क्या बनेंगे, सरल अणु बनेंगे। और ये जो हो रहेगा कि हम कैसे होते हैं, हम विषमपोषी या फिर बोलते हैं परपोषी होते हैं, विषमपोषी या हो जाएगा परपोषी। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया। यहां पे लगाया 6, यहां पे लगाया 6, सॉरी ये प्रकाश वाला है तो यहां पे 12 लगाया, यहां पे 6 लगा दिया। आगे बात करें, यहां 6 ये लगाया, यहां 6 लगा दिया, यहां 6 लगा दिया। ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो हो गई बैलेंस हो गई। ठीक है, बहुत शानदार। अब यहां पर बात करेंगे पर्टिकुलर चैप्टर जो हम लोगों ने शुरू किया है, पोषण, न्यूट्रिशन की बात करें तो हमको पता है पोषण क्या होता है। आपको डेफिनेशन लिखने को नहीं आएगा, आपको बस ऑब्जेक्टिव आएंगे। ठीक है, तो यहां पर बस पढ़ना है हमको कि जीवों को वृद्धि, विकास एवं अनुरक्षण एवं सभी जैविक क्रियाओं के प्रक्रमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक सभी पदार्थों के अधिग्रहण को पोषण कहते हैं। अगर आप डेफिनेशन याद करने जाएंगे तो पागल हो जाओगे। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको समझना है पोषण क्या होता है। तो हम लोगों ने मतलब जब से जन्म हुआ है हमारे शरीर का, हम क्या कर रहे हैं, पोषण कर रहे हैं। पोषण कर रहे हैं मतलब क्या हो रहा है कि हमारी जो जितनी भी प्रोसेस है, खाना खाना, पचना, सांस लेना, सांस छोड़ना, हृदय स्पंदन, ये जो प्रोसेस रहेगी, ये पूरा प्रोसेस उनको चलाने के लिए जो भोज्य पदार्थों का अधिग्रहण करते हैं हम, वो क्या कहलाएगा, पोषण कहलाएगा। ठीक है, अब पोषक पदार्थ, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, तो जो पोषण में पदार्थ हम लेते हैं वो क्या कहलाएगा, पोषक पदार्थ कहलाएंगे। बराबर हो जाएगा, ज़्यादा डिटेल में समझना नहीं है, आपको पता होगा। बैलेंस डाइट क्या हो जाएगी, सीधी सी बात है कि हमारा शरीर सुचारू रूप से चल जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, आपको बैलेंस डाइट कहलाएगा। भोज्य पदार्थों के लिए सभी आवश्यक अवयव जो मनुष्य की शारीरिक क्षमता तथा कार्य की शक्ति क्षमता को बनाए रखने तथा उसमें अभिव्यक्ति हेतु आवश्यक होते हैं, संतुलित आहार कहलाते हैं। तो ये डेफिनेशन पूरा अगर याद करने जाएं तो नहीं हो पाएगा। हम बोलेंगे जितना हमको खाने या जितना हमको काम करने के लिए जितना हमको भोजन लगेगा या पोषक पदार्थ लगेंगे, वो क्या कहलाएगा, आपका बैलेंस डाइट कहलाएगा। ठीक है, कुपोषण क्या कहलाएगा, सीधी सी बात है, घर वाले अगर खाना नहीं देंगे या फिर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, कुपोषित हो जाएंगे। और ये जो प्रोसेस कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, कुपोषण कहलाएगा। संतुलित आहार उचित मात्रा में नहीं लेना क्या कहलाएगा, कुपोषण। ठीक है, अगला है पोषक पदार्थों का वर्गीकरण। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, ओवरव्यू बताना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, तो हम बोलेंगे
कि जो पोषक पदार्थ है, हम जो भी खाना खाते हैं उसको 3 फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। कुछ पोषक पदार्थ हमको ऊर्जा देगा, पहला पॉइंट। कुछ पोषक पदार्थ हमको ऊर्जा देते हैं, कुछ पोषक पदार्थ शरीर निर्माण करेंगे, और तीसरा जो रहेगा उपापचयी क्रियाएं, मतलब सरल से जटिल, जटिल से सरल अणु का बनना, उपापचयी क्रियाएं, इनका जो नियंत्रण करेगा वो अलग होते हैं। एक बार फिर से, हम जो भी खाना खाएंगे 3 रूप में खाएंगे, या तो वो पहला पॉइंट या तो ऊर्जा देगा, या तो क्या करेगा शरीर निर्माण करेगा, या फिर क्या करेगा उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करेगा। अब इसके बाद में पहला पॉइंट रिलेट कर लें, ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं जिनसे हमको ऊर्जा मिलती है। तो पहला वाला जो रहेगा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा जो रहेगा वो रहेगा वसा। तो ये दो जो रहेंगे वो क्या करेगा, आपको ऊर्जा प्रदान करेगा। इंग्लिश में बोले तो कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे और वसा को बोलेंगे फैट। वसा को बोला जाए तो क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम फैट, ठीक है। इसके बाद में शरीर निर्माण करने वाले, तो यहां पर बोलेंगे हम प्रोटीन, ठीक है। तो आपने देखा भी होगा जो जिम जाते हैं व्यक्ति, तो वो क्या करेंगे, वो प्रोटीन लेते हैं। प्रोटीन क्यों लेते हैं, वो क्या होता है, उससे क्या होता है शरीर निर्माण होता है। अगर आपको शरीर को हष्ट पुष्ट मजबूत बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोटीन लेना पड़ेगा। प्रोटीन से ही शरीर का निर्माण होगा। ये चीजें किताबें, मतलब किताबों के लिए तो अच्छा है, एग्जाम निकालने के लिए तो अच्छा है, लेकिन हमारी डेली रूटीन या डेली लाइफ में या पूरी जिंदगी ये काम आने वाली चीजें हैं, तो अच्छे तरीके से पढ़ना है इसको, ठीक है। उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करने के लिए कौन कौन सी चीजें आवश्यक है वो देख लो। तो हम बोलेंगे विटामिन, सारे के सारे विटामिन, खनिज लवण मतलब मिनरल्स, जल, ये सारा का सारा क्या करेगा, उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करेगा, ठीक है। एक बार फिर से, ऊर्जा प्रदान करने वाले, शरीर निर्माण करने वाले, उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करने वाले। ऊर्जा प्रदान करने वाले कार्बोहाइड्रेट और वसा, शरीर निर्माण करने वाला प्रोटीन रहेगा, उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करने वाला विटामिन रहेगा, खनिज लवण रहेगा और रहेगा जल, ठीक है। आगे बढ़े, ऊर्जा प्रदान करने वाले, शरीर निर्माण करने वाले, उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करने वाले। इसके अलावा अगर कंपोनेंट ऑफ फूड पूछे तो क्या क्या होते हैं, तुमको ये पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल, ये सारे के सारे फूड के कंपोनेंट रहेंगे। आगे, अब जिस तरीके से मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट पर्टिकुलर चैप्टर है, वो शुरू होगा अब यहां पे, ठीक है। अब यहां आप लोग रिलेट करेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो हम बोलेंगे जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें CHO होता है। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, तो CHO होता है। C मतलब क्या हो जाएगा, C का मतलब होता है कार्बन, C का मतलब क्या हो जाएगा कार्बन, H का मतलब क्या हो जाएगा हाइड्रोजन, और O का मतलब हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, तो हम बोलेंगे CHO, मतलब CHO मतलब कार्बोहाइड्रेट, सॉरी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, ठीक है। इसके बाद में ये पॉइंट याद कर लिया, तो अब आप लोग याद करेंगे हमेशा के लिए कि कार्बोहाइड्रेट जैसे याद आया तो आपको CHO याद होना चाहिए। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन याद आने से पहले CHO, ठीक है। अब यहां पर कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका होता है, या इसमें जो रेशो रहेगा वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितना रहता है, तो हम बोलेंगे 1:2:1, 1:2:1 जो रहेगा ये क्या रहेगा, इसका रेशो रहेगा कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़े, आगे आपको पढ़ना है कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसके प्रकार की बात करें, तो यहां पर कार्बोहाइड्रेट, थोड़ा सा डॉक्टर की राइटिंग हो गई, थोड़ा सा समझदार, मतलब सॉरी, ऐसा लिखो कि आपको समझ में आ जाए। कार्बोहाइड्रेट
हाइड्रेट। थोड़ा सा समझ जाएंगे उम्मीद करता हूं आप लोग, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो इसमें 3 अणु होते हैं या 3 भाग होते हैं इसके। पहला वाला जो रहेगा मोनोसेकेराइड, दूसरा वाला जो रहेगा डाइसेकेराइड, और तीसरा वाला जो रहेगा वो रहेगा पॉलीसेकेराइड, ठीक है। तो यहां पर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट के 3 भाग रहेंगे, मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, ठीक है। अब यहां पर आप लोग समझेंगे कि किस तरीके से इसको आगे बढ़ाना है। मोनोसेकेराइड का क्या मतलब क्या होता है, तो हम बोलेंगे मोनो मतलब होता है एक, सिंगल होता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का एक अणु जो रहेगा वो रहेगा आपका मोनोसेकेराइड। अगला डाइसेकेराइड, डाई मतलब होता है दो, डाई मतलब क्या होता है, दो होता है। डाइसेकेराइड मतलब हो जाएगा दो अणु कार्बोहाइड्रेट के, ठीक है। अब यहां पर आपको संधि विच्छेद करना पड़ेगा शब्दों को, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। अगला बात करें पॉली, पॉली मतलब होता है बहुत, आपने कॉलेज का नाम सुना होगा पॉलिटेक्निक, बहुतकनीकी, तो वहां पर जो पॉली का वर्ड का मीनिंग होता है वो बहुत होता है या बहु होता है, बहुत सारा होता है। हम बोलेंगे बहुत सारे अणु कार्बोहाइड्रेट के क्या कहलाएंगे, पॉलीसेकेराइड कहलाएंगे, ठीक है। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ठीक है। आगे बढ़े, अब यहां पर पर्टिकुलर मोनोसेकेराइड पढ़ने वाले हैं, पर्टिकुलर पढ़ना है हमको मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड, ठीक है। अगला वाला जो रहेगा डाइसेकेराइड। अब यहां पर मोनोसेकेराइड की नाम बात करें तो यहां पर मोनोसेकेराइड में क्या क्या आता है वो देख लो। पहला जो रहेगा वो होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज रहेगा। अगला वाला जो रहेगा वो रहेगा ग्लेक्टोज, और तीसरा जो रहेगा वो रहेगा फ्रक्टोज। आपको तीनों को पढ़ना है लाइन से, ठीक है। आगे बहुत सारे आने वाले हैं इसलिए इसको यहीं पे याद कर लो। हम बोलेंगे मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज रहेगा, ग्लेक्टोज रहेगा और रहेगा फ्रक्टोज। ग्लूकोज, ग्लेक्टोज, फ्रक्टोज, ठीक है। ये दोनों ग्लूकोज ग्लेक्टोज एक जैसे दिखते हैं, वो आपको याद हो जाएंगे। आपको बस याद करना है फ्रक्टोज, आपने देखा होगा या सुना होगा फलों में जो शर्करा होती है फ्रक्टोज की होती है, ठीक है। तो ग्लूकोज, ग्लेक्टोज, फ्रक्टोज। आगे बढ़े, यहां पर डाइसेकेराइड का मतलब होता है दो अणु, बताया मैंने अभी आपको। तो यहां आपको याद रखना है कि आपको ग्लूकोज को तीनों में रखना है कॉमन। तो मैंने बोला यहां डाइसेकेराइड में ग्लूकोज दो अणु रहेगा, और दो अणु की बात करें तो दो अणु में पहला जो रहेगा वो आपका ग्लूकोज तो फिक्स रहेगा। अगला यहां पर भी ग्लूकोज रहेगा और यहां पर भी ग्लूकोज अणु रहेगा, ठीक है। अब इसके अलावा दूसरा जो अणु रहेगा वो आपको डिसाइड करना है कौन सा अणु रहेगा, ठीक है। तो डाइसेकेराइड में मैंने बोला पहले में ग्लूकोज ले लिया, तो मैंने ग्लूकोज के साथ में पहले में ग्लूकोज और ले लिया, ठीक है। ग्लूकोज ग्लूकोज मिला दिया। अगला क्या करूंगा मैं, आगे आगे मैं ये काम करूंगा ग्लूकोज के साथ में मिला दूंगा ग्लेक्टोज, और आगे मैं क्या काम करूंगा, आगे मैं मिला दूंगा ग्लूकोज के साथ में फ्रक्टोज, ठीक है। तो पहला वाला ग्लूकोज के साथ में क्या मिला दिया, ये मिला दिया ग्लेक्टोज, और आगे आपने क्या मिला दिया, आपने ग्लूकोज के साथ में मिला दिया फ्रक्टोज, ठीक है। लिंक करते चलना। अब यहां पर पहला वाला दो अणु है ग्लूकोज ग्लूकोज, तो ग्लूकोज और ग्लूकोज को साथ में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा माल्टोज, ठीक है। इसका नाम दे दिया। ग्लूकोज और ग्लेक्टोज मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
लेक्टोज। आगे बढ़े, इसके बाद में और देखें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों को मिला दिया, क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा सुक्रोज। ठीक है, तो आपको याद करना है, पहले ग्लूकोज ग्लूकोज मिलाया, फिर अगला वाला ग्लूकोज और ग्लेक्टोज मिला दिया, अगला वाला ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिला दिया। ग्लूकोज और ग्लूकोज, ज्यादा ही ग्लूकोज हो गए तो क्या हो जाएगा, माल्टोज हो जाएगा। ग्लूकोज और ग्लेक्टोज मिला दिया तो क्या हो जाएगा, लेक्टोज हो जाएगा। यहां पर क्वेश्चन सीधे सीधे सिंपल पेटेंट क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ लेक्टोज क्या होता है। ग्लूकोज ग्लेक्टोज होता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज होता है, ग्लूकोज ग्लूकोज होता है। ठीक है, तो आपको यहां पर दिख रहा होगा ये ग्लूकोज है, ये ग्लेक्टोज है। ग्लेक्टोज में मिलाया तो यहां पर बन गया लेक्टोज। ठीक है, तो आपको शब्द दिख रहा होगा, तो यहां संधि विच्छेद करके सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो यहां ये हो गया लेक्टोज, तो ये हो जाएगा लेक्टोज। ग्लूकोज प्लस ग्लेक्टोज बराबर हो जाएगा लेक्टोज। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा ये वाला। आगे बढ़े, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, तो ये हो जाएगा सुक्रोज। ग्लूकोज के साथ में अगर फ्रक्टोज जोड़ दिया तो ये हो जाएगा सुक्रोज। उम्मीद करता हूं याद हो जाएगा आपको। आगे बढ़े, आगे हम बात करेंगे पॉलीसेकेराइड की। आगे कौन सा रहेगा, पॉलीसेकेराइड। आगे पॉलीसेकेराइड में आपको याद करना है कि यहां पर आपने जब कोशिका भित्ति पढ़ी थी, तो कोशिका भित्ति एक तो होती है सेल्यूलोज की, एक होती काइटिन की, ठीक है, और एक होती पॉलीसेकेराइड की। तो हम याद कर लेंगे पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल क्या है, तो हम बोलेंगे सेल्यूलोज रहेगा, काइटिन रहेगा। मतलब क्या है, आपको रिलेट किससे करना है कि कोशिका भित्ति से करना है। किससे करना है, कोशिका भित्ति से करना है। कोशिका भित्ति जिसकी बनी रहेगी वो किस में आएगा, वो आएगा पॉलीसेकेराइड में आएगा। ठीक है, या फिर बोला जाए कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। ठीक है, आगे बात करें, इसके बाद में यहां पर भोजन का संचय, भोजन का संचय, भोजन का संचय हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। और अगर बात किया जाए कि पेड़ पौधों में किस रूप में होता है, तो ये रहेगा, या तो इसको मंड बोलो या फिर बोलो स्टार्च। क्या बोलेंगे, मंड या स्टार्च। तो यहां पर आपको याद करना है कि पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल क्या है, तो हम बोलेंगे पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल में आपको यह याद करना है कि जो कोशिका भित्ति होती है वो पॉलीसेकेराइड में आएगा, और भोजन का संचय जिस फॉर्म में हो जाएगा वो पॉलीसेकेराइड में आएगा। तो भित्ति मतलब सेल्यूलोज और काइटिन, भोजन का संचय मतलब ग्लाइकोजन हमारे शरीर में, मंड या स्टार्च पेड़ पौधों में। तो ये आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये जो पूरा बताया है मैंने आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से पढ़ लें। कार्बोहाइड्रेट के 3 भाग रहेंगे, मोनोसेकेराइड, डायसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में आपने याद किया ग्लूकोज रहेगा, ग्लेक्टोज रहेगा और रहेगा फ्रक्टोज रहेगा। फिर आपने याद किया डायसेकेराइड मतलब कितने अणु रहेंगे, 2 अणु रहेंगे। आपने ग्लूकोज ग्लूकोज मिला दिया, ग्लूकोज ग्लेक्टोज मिला दिया, अगला ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिला दिया। ग्लूकोज ग्लूकोज मिला दिया तो बन गया माल्टोज। ग्लूकोज और ग्लेक्टोज मिला दिया तो बन गया लेक्टोज, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिला दिया तो बन गया सुक्रोज। ठीक है, पॉलीसेकेराइड की बात करें तो कोशिका भित्ति और भोजन का संचय। उम्मीद करता हूं पूरा याद हो गया। आगे देखें और क्या चीजें हैं। अब और चीजों में आपको याद करना पड़ेगा, सबसे पहले ग्लूकोज को क्या कहते हैं, ग्लूकोज को क्या कहते हैं। तो यहां पर मैं आपको बताऊं, ग्लूकोज को बोला जाता है ब्लड शुगर, या फिर हिंदी में बोलेंगे इसको रक्त शर्करा। क्या बोलेंगे इसको, रक्त शर्करा। ठीक है, आगे बात करें फ्रक्टोज को, तो आपको पता होगा फ्रक्टोज को क्या बोलेंगे, फ्रक्टोज को बोलेंगे फ्रूट शुगर, जिसे बोलेंगे फल शर्करा। अगला है माल्टोज को क्या बोलेंगे, माल्टोज को बोलेंगे माल्ट शुगर। माल्ट शुगर मतलब अन्न शर्करा, अन्न शर्करा। ठीक है, लेक्टोज को क्या बोलोगे,
लैक्टोज आपको पता होगा ये रहेगा दुग्ध शर्करा या फिर बोलेंगे मिल्क शुगर। ठीक है, आगे पीडीएफ में बना हुआ है पूरा, मैं बस आपको बता रहा हूं ओवरव्यू। सुक्रोज को बोलेंगे इक शर्करा, बोलते हैं इसको कैन शुगर, कैन शुगर। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया। ग्लूकोज को बोलेंगे ब्लड शुगर, रक्त शर्करा। हमारे ब्लड में कौन सी शुगर होगी तो हम बोलेंगे हाँ ग्लूकोज होता है। ठीक है, फ्रक्टोज में हो जाएगा फ्रूट शुगर हो जाएगा। माल्टोज में माल्ट शुगर मतलब अन्न शर्करा रहेगा। लेक्टोज की बात करें तो दुग्ध शर्करा रहेगा नाम। सुक्रोज को क्या बोलेंगे तो हम बोलेंगे इक शर्करा या केन शुगर बोलते हैं, गन्ना की शर्करा। ठीक है, आगे बढ़े तो ये मैंने पूरा डिटेल बता दिया। अब थोड़ा सा पीछे जाएंगे, जहां से शुरू किया था। ठीक है, तो हम याद करेंगे कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थों का वर्ग है। क्या करेगा, ऊर्जा प्रदान करेगा। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। अगला कार्बनिक यौगिक है, तो सीधी सी बात है जिसमें कार्बन होगा वो क्या कहलाएगा, कार्बनिक यौगिक कहलाएगा। भोजन का प्रमुख अंग होता है, सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देगा तो कार्बोहाइड्रेट देगा। अगला, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना रहेगा, 1:2:1, 1:2:1। मैंने बता दिया आपको। इसको याद करने के लिए 1:1, 1:1 आमने सामने क्या बोलेंगे, 1:1, 1:1। ठीक है, आगे बात करें। इसके बाद हम लोगों ने पूरा डिटेल्ड पढ़ लिया है। अब यहां पर कार्बोहाइड्रेट के स्रोत की बात करें, कार्बोहाइड्रेट किससे मिलेगा, गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, शक्कर, गुड़, शहद, सूखे फल, अंजीर, दूध, पके फल, आलू, शकरकंद, चुकरकंद, रसीले फल, केला, अरबी, मांस। ठीक है, तो ये सब बेचने नहीं आया हूं मैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैं बताने आया हूं कि आपके स्रोत कौन कौन से। ठीक है, आपको पूरा ये याद करना पड़ेगा। यहां पर पर्टिकुलर सारी चीजें आपको नहीं याद करना है। कार्बोहाइड्रेट का नहीं पूछा जाता है, पूछा जाता है कि बताओ विटामिन विटामिन सी में किसके खाने से होता है, या फिर थोड़े मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं स्रोत से एक अलग से वीडियो बना दूंगा, इसका पूरा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बात करें। नोट, यकृत मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। तो हम बोलेंगे कि कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में जमा होगा, तो हो जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में। और कहां पे जमा होगा, यकृत में। यकृत मतलब क्या होता है भाई साहब, लीवर। लीवर मतलब होता है कलेजा। कलेजा मतलब क्या होता है, कलेजा बराबर कलेजी। और कलेजी बराबर क्या होता है, तो कलेजा कलेजी बराबर होता है जिगर। कलेजा, कलेजी, जिगर, लीवर, यकृत, ये सारे के सारे एक ही भाग है। ठीक है, एक ही कोश मतलब अंग के नाम है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको सारे याद हो जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार की बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार रहेगा, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनो मतलब क्या हो जाएगा, सबसे अधिक सरल अणु, मतलब कितना अणु, एक अणु रहेगा। मोनोसेकेराइड में वही वाला रेशो रहेगा जो रेशो होता है कार्बोहाइड्रेट में, 1:2:1। ठीक है, आपने ग्लूकोज का फॉर्मूला देखा होगा, C6H12O6। ठीक है, C6H12O6 आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहां पर इसको काटोगे, अगर अनुपात निकालोगे 6:6, 6×2=12, 6:6, 1:2:1। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या आएगा, ग्लूकोज आएगा, ग्लेक्टोज आएगा, साथ में आएगा फ्रक्टोज। ग्लूकोज को बोलेंगे ब्लड शुगर, ग्लेक्टोज को बोलेंगे कुछ नहीं बोलेंगे, फ्रक्टोज को क्या बोलेंगे, फ्रूट शुगर बोलेंगे। आगे बढ़े। ग्लूकोज को पर्टिकुलर एक नाम दिया जाता है कोशिकीय ईंधन, या फिर इसको बोलेंगे सेल फ्यूल। क्या बोलेंगे इसको, सेल फ्यूल। इंग्लिश में आपको पता होगा, सेल फ्यूल बोलेंगे। खिलाड़ियों द्वारा शरीर को तत्काल ऊर्जा देने के लिए ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है। अगर आप खिलाड़ी हैं तो आपके बैग में केले होना आवश्यक है, क्योंकि क्या रहेगा, इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए ग्लूकोज का यूज किया जाता है। आप लोगों ने इसका यूज किया होगा गर्मी के दिनों में, ज्यादा ही जी घबराने लगेगा तो हम क्या करते हैं, ग्लूकोज ले लेते हैं। ग्लूकोज क्यों लेते हैं, वो क्या करेगा, शरीर को ऊर्जा प्रदान करेगा। ठीक है, कठोर परिश्रम के बाद थकान का कारण ग्लूकोज का अवक्षय होता है, हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाती है।
ग्लूकोज का स्तर चेक करने के लिए किस में मापेंगे, तो हम बोलेंगे mg/डेसीलीटर, मतलब मिलीग्राम पर क्या रहेगा, डेसीलीटर रहेगा। कोशिका का ऊर्जा स्थल, तो अभी हम लोगों ने देखा कि ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा और वो कहलाएगा श्वसन कहलाएगा, और वो कहां पर होगा ये आपको पढ़ना है, वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो शरीर में ऊर्जा का उत्पादन, उसके क्रमिक विखंडन कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि जो ग्लूकोज का अणु जो रहेगा C6H12O6 वो करेगा ऑक्सीजन क्रिया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेगा और H2O बाहर निकालेगा, साथ में 673 किलो कैलोरी एनर्जी, साथ में 38 एटीपी ऊर्जा बाहर निकलेगी या फिर, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होती है वो कहां पर होती है, तो हम बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊर्जा निकलेगी। ऊर्जा निकलेगी मतलब इसको क्या बोलेंगे, ऊर्जागृह, या फिर बोलेंगे इंग्लिश में पावर हाउस। क्या बोलेंगे इसको, पावर हाउस ऑफ द सेल, ऊर्जागृह या फिर बोलेंगे पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। आगे बढ़े, ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। मूत्र में ग्लूकोज की 0.1% मात्रा उपस्थित होती है। रक्त में ग्लूकोज की अधिकता से डायबिटीज रोग होता है। इंसुलिन हार्मोन रक्त में उपस्थित शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। मधुमेह रोग के व्यक्ति ग्लूकोज का उपयोग नहीं कर पाते, अतः भोजन में मिठास के लिए सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा सैकरिन दी जाती है। तो यहाँ पर आपको पॉइंट क्या क्या याद करना है वो देख लो। तो यहाँ पर आपको पॉइंट याद करना है, डायबिटीज रोग, शर्करा, तो सीधी सी बात है ग्लूकोज की मात्रा में बढ़ोतरी हो जाएगी। इंसुलिन हार्मोन क्या करेगा, इंसुलिन हार्मोन शुगर की मात्रा को कंट्रोल करेगा, ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करेगा। अगला, मधुमेह रोग के व्यक्ति के ग्लूकोज का उपयोग नहीं करना चाहिए उसने, लेकिन अगर करना भी हो तो आप कृत्रिम शर्करा, ठीक है, आर्टिफिशियल शुगर की बात करें तो उसका यूज करना है, जिसका नाम है सैकरिन, और ये क्या रहेगा, सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा है। पॉइंट टू बी नोटेड, ओके। तो हम बोलेंगे सबसे मीठी शर्करा जो रहेगा आपका सैकरिन रहेगा। डन। फ्रक्टोज क्या होता है, फ्रक्टोज रहेगा फल शर्करा रहेगा, इसे फ्रूट शुगर के नाम से जाना जाता है। यह सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है, इसकी उपस्थिति के कारण फल मीठे लगते हैं। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा जिसका नाम रहेगा फ्रक्टोज रहेगा, वो कहां रहेगा, फलों में रहेगा। फ्रक्टोज शर्करा शहद का मुख्य घटक है, शहद में होता है, और शहद में 40% फ्रक्टोज और 30% रहेगा ग्लूकोज रहेगा। आगे डाइसैकेराइड की बात करें तो डाइसैकेराइड में क्या क्या आएगा, हमको पता है कार्बन भी रहेगा, हाइड्रोजन भी रहेगा, ऑक्सीजन भी रहेगा, लेकिन यहां पर वहां पे 1 to 1 था, यहां पे रहेगा C12H22O11। आपको याद करवा दिया था, CHO तो रहेगा ही रहेगा, आपको बस याद क्या करना है, ये 12, ये 22, ये 11, तो मैं सीधे बोलूंगा भाई साहब 12, 22, 11। उधर 1 to 1 था, इधर क्या रहेगा, 12, 22, 11 रहेगा। इसी प्रकार से पॉलीसेकेराइड में क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे 6, 11, 5 रहेगा। 1 to 1, 12, 22, 11 और 6, 11, 5। यहां पर और लिंक कर दो, थोड़ा सा और कर लें, 12 का होगा 11 और 6 का होगा 5। 12, 22, 11, 6, 11, 5। आगे सुक्रोज रहेगा, माल्टोज रहेगा, लैक्टोज रहेगा। सुक्रोज को एक शर्करा बोला, माल्टोज को माल्ट शर्करा बोला। आगे बढ़ाया, लैक्टोज मतलब दूध शर्करा होता है, माता के दूध में लैक्टोज की मात्रा सर्वाधिक होती है। पॉलीसेकेराइड तो हमको पता है बहुत सारे अणु मिलके बनेंगे पॉलीसेकेराइड, जिसका फॉर्मूला रहेगा 6, 11, 5। आगे उदाहरण स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन बता दिया मैंने पहले ही आपको, ये चीजें आपके काम की है। ग्लाइकोजन के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा बाद में। आपको ग्लाइकोजन की बात करें तो ग्लाइकोजन आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूं। आगे सेलुलोज रहेगा, काइटिन रहेगा। और कार्बोहाइड्रेट के कार्य की बात करें तो यहां पर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, और लगभग कितनी ऊर्जा, जीव पदार्थ का कितना रहेगा, लगभग रहेगा 1% रहेगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, संचित ईंधन का कार्य भी करेगा। ये सारे काम लिखे हुए हैं, एक बार पढ़ लो आप। सीधी सी बात है, कार्बोहाइड्रेट की शरीर में अधिकता हो जाएगी तो क्या होगा,
मोटापा आ जाएगा, और अगर कमी रही तो क्या हो जाएगा, शरीर में मतलब भार वजन की कमी हो जाएगी, आप कुपोषित हो जाएंगे, सीधी सी बात रहेगा। ऊर्जा उत्पन्न करने वाले प्रोटीन प्रयुक्त होने लगते हैं, जिससे यकृत नाड़ी संस्थान के क्रियाकलाप में शिथिलता आ जाती है। तो सीधी सी बात रहेगा, अगर मान लो अगर आपको किसी बंद कमरे में मतलब किसी कमरे में बंद कर दिया जाए और आपको भोजन नहीं दिया जाए, तो शरीर में ऊर्जा देने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर शरीर में भोजन नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा, तो शरीर में हमारे शरीर का जो निर्माण होता है वो प्रोटीन से होता है। अब जो शरीर में प्रोटीन हो जाएगा वो प्रोटीन क्या हो जाएगा, ऊर्जा देने लगेगा। तो सीधी सी बात है, जो हमारा शरीर सिकुड़ता चले जाएगा, ठीक है, तो हमारे भार में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी, ठीक है, शरीर में शिथिलता आ जाएगी। ये हो गया डन। कार्बोहाइड्रेट पूरा डिटेल में पढ़ लिया हम लोगों ने, ठीक है। रिवीजन अगर कर लोगे तो आपका पूरा का पूरा हो जाएगा क्लियर। और डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे, जब मैं आपको इसके करवाऊंगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए, आपको सारे वीडियो मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।